हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मेरी सिप मेरा सवाल। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। हम रोजाना इस शो में आपकी सिप पर आपके सवाल लेते हैं और फिर उन्हें अपने गेस्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके पोर्टफोलियो पर आपको बेहतर से बेहतर सुझाव मिल सके। आज का एपिसोड भी हम इसी तर्ज पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आपकी सिप की जर्नी को बेहतर दिशा मिल सके। आज का टॉपिक है रीट म्यूचुअल फंड्स पर। देखिए, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि कमर्शियल ऑफिस, मॉल्स या प्रीमियम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सके। ऐसे में निवेशकों के लिए रीट एक विकल्प बनकर आया। इसके जरिए आप बिना कोई फ्लैट, दुकान या ऑफिस को खरीदे हुए भी कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ के अंदर एक कदम और आसान बनाते हुए इस चीज़ के लिए बाजार में मौजूद है रीट म्यूचुअल फंड्स। अब सवाल यह है कि अगर दोनों का पैसा आखिरकार रियल एस्टेट में ही लगता है तो फिर रीट और रीट म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? क्या रीट म्यूचुअल फंड टैक्स के मामले में ज़्यादा फायदे का सौदा है? क्या इसमें जोखिम कम है? और अगर आप पहली बार रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी। नमस्कार मैडम। थैंक यू सो मच रोहित। मैम, मैं अभी दर्शकों को आज के टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहा था। आज का टॉपिक थोड़ा शायद ज़्यादातर लोगों को शायद उस तरह से अवेयर ना हो इस चीज़ को लेकर। मैंने बेसिक तौर पर इसके बारे में बताने की कोशिश करी कि रीट क्या है, बट जी एक नया ऑप्शन रीट म्यूचुअल फंड के तौर पे बाज़ार में अब अवेलेबल है। वो आप जी थोड़ा अगर डिफाइन कर सकें कि ये क्या है, और दोनों, अगर कोई रीट खरीद रहा है तो रीट म्यूचुअल फंड अगर खरीदने की चाहे तो वो दोनों में अंतर क्या है, उसको खरीदने से अलग कैसे है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम रीट को ही डिकोड कर लेते हैं। जी। रीट का फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आपने जैसे क्लियरली इंट्रो में कहा कि इट इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, या फिर मॉल हो गया, या कोई कमर्शियल स्पेस हो गया। अब नॉर्मली एक निवेशक को इस तरीके के एसेट क्लास में निवेश करने के लिए एक बड़ा पैसा चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, काफी सारे पेपर वर्क्स होते हैं, प्लस एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू वन सिटी। इट्स अ आप ज्योग्राफिकली आप कोई भी सिटीज के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से, रीट के थ्रू इन्वेस्ट करना, रैदर आप स्टैंड अलोन एक पर्टिकुलर ऐसे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो। सो ये तो हो गई रीट के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कि भाई हमें इस तरीके के एक एसेट में निवेश करने का एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे रखना, एक रख सकते हैं हम इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को। लेकिन जब बात आती है कि अब रीट तो चलो समझ में आ गया, लेकिन रीट और रीट म्यूचुअल फंड ये दो चीजें क्या हो जाएगी? तो रीट जो है ना रोहित, वो एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज का जो एक पर्टिकुलर रीट उसको चला रहा है बाय अ फंड मैनेजर। उसकी जो भी स्ट्रैटेजी है, उसकी जो भी स्टडी है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से। लेकिन रीट म्यूचुअल फंड जो है वो एक पूल ऑफ रीट्स है। जैसे हम म्यूचुअल फंड पूल ऑफ स्टॉक्स बोलते हैं, वैसे पूल ऑफ रीट्स, अलग अलग रीट्स के कॉम्बिनेशन को एक रीट म्यूचुअल फंड निवेश करता है। मतलब मार्केट में काफी सारे रीट्स अवेलेबल है। अगर मैं थोड़े बहुत नाम ले लूं जो कुछ लोगों को पता भी हो या फिर नहीं भी पता हो, अगर कहीं सुना हो, तो जैसे एम्बेसी एंड ऑफिस पार्क एक रीट हो गया, माइंड स्पेस एंड ऑफिस पार्क एक रीट हो गया, ब्रूक फील्ड एंड ऑफिस पार्क एक रीट हो गया, नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, नेक्सस सिलेक्ट एंड शॉपिंग मॉल्स। सो पांच छह अलग अलग तरीके के ऐसे रीट्स है। तो इनमें से आप किसी एक रीट में निवेश करो, या तो फिर एक इस तरीके के इंडेक्स में निवेश करो जहां पे जो प्रोपोर्शन ऑफ इंडेक्स है कि किस रीट में कितना पैसा डालना है, किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। सो दिस इज अ क्लियर डिफरेंस मेरे हिसाब से रीट और रीट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो। जी जी। ओके, यानी ये इट्स काइंड ऑफ अ बकेट, जैसे हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि उस बास्केट के अंदर आप अलग अलग फंड चूज करके डालते हैं। तो रीट म्यूचुअल फंड इज लाइक कि उसमें एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ में आप अपने आप से निवेश कर सकते हैं और इसके अंदर
बकेट है और अलग अलग चीज़ें एक साथ होंगी, आप मैनेजर को देंगे और वो अपने हिसाब से अलग अलग पैसे आपको डिवाइड कर देंगे, राइट। बिल्कुल। मैम मान लीजिए किसी के पास दोनों विकल्प मौजूद हैं, दोनों में वो पैसा इकट्ठा है, चाह रहे हैं निवेश करना, बट दोनों में से बेहतर क्या है? ऑप्शन तो एक ही जगह पैसा लगा रहा है, पर करना क्या चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से ना जैसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है ना रोहित, हम कैसे कहते हैं कि आप नो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप आते हो तब आप स्टार्ट से ही आप मिड कैप स्मॉल कैप तो नहीं लगा लेते हो। आप स्टार्ट से ही एकदम से सेक्टोरल फंड में नहीं लगा लेते हो। हम कहते हो कि एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम है ना, तो आप एक रीट म्यूचुअल फंड का चुनाव करें, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से रीट में कितना प्रोपोर्शन निवेश होता है। सो आप एक बैक सीट लेके चलते हो कि मैंने एज अ डाइवर्सिफिकेशन एक रीट म्यूचुअल फंड खरीद लिया है और मुझे उससे ज्यादा इसमें और कोई नॉलेज नहीं है। बस ये एक काम हो जाता है रीट म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम पे। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप रुचि रखते हो, आप नॉलेज रखते हो, जैसे एक्सपीरियंस के तौर पे अगर मैं कहूँ तो कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरीके के, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेंसी लेवल्स के बारे में आपको पता है, आपको लीज क्वालिटी एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके बारे में आपको पता है, किस तरीके की यील्ड्स आ रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर अंडरलाइन प्रॉपर्टीज में, और आपको रुचि है पर्टिकुलरली एंड आपको इंटरेस्ट है एंड समझ में आता है कि हाँ मैंने स्टडी किया हुआ है कि जो भी 6-7 रीट्स है ये समझो बैंगलोर, मुंबई, कलकत्ता के सिटीज को कवर कर रहा है, ये रीट है जो मॉल्स को कवर कर रहा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है तो मैं इसमें निवेश करता हूँ। सो डायरेक्ट रीट खरीदना जो मैंने कहा वो एक स्टेप अहेड अगर कोई इन्वेस्टर है हु इज अंडरस्टैंडिंग द कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट, उसके लिए मेरे हिसाब से वो एक राइट विकल्प होगा। देन डेफिनेटली आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हो, लेकिन एज अ लेमैन इन्वेस्टर, एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मेरे हिसाब से रोहित रीट म्यूचुअल फंड भी आप उसको देख सकते हो एज सिट बैक, आप आराम से बैठे, ज्यादा आपको उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस रीट में पैसा लगाना है। राइट, मतलब ज़्यादा अगर आपको परेशानी नहीं चाहिए, चिंता मुक्त होकर करना है, तो म्यूचुअल फंड वाला जो रीट का ऑप्शन है वो चूज़ करें। अदरवाइज़ आप खुद से परेशानी ले सकते हैं, तो बेटर है रीट में भी लगाइए जैसा आपको बेहतर लगे। चलिए मैम, इसमें टैक्स को लेके भी कुछ हिसाब किताब रहता होगा, दोनों में अलग जी अलग है या एक जैसा सही रहता है? जी बिल्कुल, देखिए टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे जो मैं समझा देती हूँ। नॉर्मली डायरेक्ट रीट में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इनकम हो सकती है, रेंटल इंटरेस्ट हो जाती है, डिविडेंड हो जाता है किसी फॉर्म में, या तो फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो जाता है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है, किस हिसाब से उसकी जो टेन्योर है वो डिफर करते हैं, तो उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन शायद एज पर स्लैब आपको पड़ेगी, आपकी स्लैब में है। एंड जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो वो जो अलग अलग फॉर्म ऑफ इनकम है दैट विल डिफाइन कि आपको उसका टैक्सेशन आपके स्लैब में किस हिसाब से होगा। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीट म्यूचुअल फंड, अभी रीट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जनरली इट इज टैक्स्ड जब हम उसको रिडीम करते हैं, नॉट एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट जनरेशन, या कोई डिविडेंड रिसीव हुआ या कुछ अप्रिसिएशन हुआ, तो वो रिडेम्पशन के टाइम पे एक तो आपको उसका टैक्सेशन आता है एंड दैट इज एज पर एप्लीकेबल टैक्सेशन रूल्स जो उस टाइम पे आपको लगते हैं। सेकेंडली काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें रीट एक्सपोजर है जो फंड मैनेजर लेता है, कुछ मल्टी एसेट कैटेगरी है, कुछ डिविडेंड यील्ड कैटेगरी है, उसमें भी क्योंकि मल्टी एसेट में हम मल्टीपल एसेट्स ले सकते हैं, तो रीट एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के जैसे आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में जहां पे रीट थोड़ा बहुत फॉर्म कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में, दैट टैक्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द मेजॉरिटी जो आपका इक्विटी फॉर्म कर रहा है, तो इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से वो होगा। लेकिन डायरेक्ट जो है दैट विल बी एज पर, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल, उसके अलग अलग फॉर्म्स जो है, इंटरेस्ट इनकम आ गई, डिविडेंड, तो उसकी टैक्सेशन अलग अलग तोड़ में आएगी। एंड रीट म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन जिस हिसाब के फंड के थ्रू आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी का है या मल्टी एसेट में 35-65 वाला अगर है तो 2 ईयर वेटिंग पीरियड वाला आ जाएगा जो FOF आता है टैक्सेशन। सो इट विल डिपेंड उस कैटेगरी के हिसाब से कि इसका टैक्सेशन कैसे लगेगा। जी राइट, यानी टैक्स का थोड़ा हिसाब किताब दोनों में डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। ओके मैम, ज़्यादातर जब लोग निवेश करने की सोचते हैं
तो अब आजकल क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा आ गए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा वो जी रहते हैं। उस चक्कर में कई बार ओवर एक्सेस हो जाता है। म्यूचुअल फंड में तो दिखता है 12-12 फंड्स लेके बैठ जाते हैं। इसमें हाँ। थोड़ा अगर आप क्लैरिफाई करें कि डाइवर्सिफिकेशन किस में ज़्यादा है। सो जैसे अगर मैं उसको म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करूँ ना रोहित, म्यूचुअल फंड की अंडरलाइंग है स्टॉक्स, राइट। सो स्टॉक्स मतलब अलग अलग कंपनीज, चाहे लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, तो वो फर्स्ट 100 स्टॉक्स, 100 to 150 स्टॉक्स एंड सो एंड सो सो फर्दर। सो उसके जो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है वो स्टॉक्स के माध्यम में या उसके स्फीयर में रह जाती है। लेकिन जब हम रीट्स के डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्लियरली एक रियल एस्टेट एंगल आ जाता है, एक डिफरेंट एसेट क्लास आ जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप जो कमर्शियल एसेट्स में कर रहे हैं, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में कर रहे हैं, या मॉल्स में कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज के कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से क्लियर डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं रोहित कि कोई भी एसेट क्लास का जो रिटर्न है या जो साइकिल है वो काफी टाइम रियल एस्टेट भी उसमें आ जाता है कि नॉट एवरी टाइम इट इज एट अ बूमिंग साइकिल। रियल एस्टेट की भी साइकिल्स रही हैं अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में। लेकिन जब हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, देयर इज वन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो अभी बहुत मैं कहूंगी डिमांड में है, विच इज द जीसीसी, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मतलब जिसमें हाई क्वालिटी, ज्यादा टेन्योर के लिए जो रियल एस्टेट काम आते हैं वो ज्यादा पॉपुलर है ये। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो इंडेक्स, रियल एस्टेट का इंडेक्स, अभी काफी म्यूचुअल फंड कंपनीज रियल एस्टेट ये रीट इंडेक्स फंड लॉन्च कर रहे हैं एट द सेम टाइम टू कैपिटलाइज ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी हर चीज, हर हर जगह हमें वो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। सो अगर हम वैसे भी बात करें तो मुझे लगता है कि 5 to 10% आप आपके पोर्टफोलियो का डेफिनेटली इस तरीके के एसेट क्लास में दे सकते हैं, जिसमें भी हमने क्लियरली बात की कि अगर आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं तो आप रीट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप कर सकते हैं ये इन्वेस्ट। इट इज लाइक एन ईटीएफ ओनली, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रीट म्यूचुअल फंड तो वो उसमें एनएवी के जैसे हर म्यूचुअल फंड काम करता है उस तरीके से आपको यूनिट्स मिलते हैं एंड वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विच एवर रूट इज कंफर्टेबल टू यू, आप उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी। ओके। अब क्योंकि हमारे जो दर्शक इस समय बहुत देख रहे हैं और बाद में भी देखते हैं हमारे शो को, तो मैं नहीं चाहता कि वो उत्साहित होकर तुरंत पैसा लगाने के लिए पहुंच जाएं। तो इसके जोखिम से उनको जो है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा मैम एक बार इसके, क्योंकि पॉजिटिव साइड होना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की ही साइडें इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसके जी जोखिम क्या हैं वो एक बार आप क्लैरिफाई कर दें इसमें। सी देखिए, मेरे हिसाब से जोखिम जो है ना, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जोखिम यही है जो मैंने कहीं ना कहीं पिछले में थोड़ा बहुत टच बेस किया कि रियल एस्टेट मार्केट साइकिल्स में चलती है, ठीक है। कुछ ऐसा गवर्नमेंट का कोई रूल आ जाता है सडनली, वो पर्टिकुलर सेक्टर या तो बूम कर जाता है या फिर उस सेक्टर में गिरावट आ जाती है। सो ऑब्वियसली एनी रेगुलेटर रिलेटेड कुछ न्यूज आ जाती है, दैट इज वन थिंग। डिमांड जो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि अगर डिमांड उसकी उस पर्टिकुलर एरिया में कम हो रही है ड्यू टू सम रीजन, तो दैट कुड बी अनदर रीजन। फिर ऑक्यूपेंसी लेवल्स, अगेन ड्यू टू डिमांड, अगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी अगर ज्यादा कुछ कम हो रहे हैं तो हुए। रेंटल इनकम, अभी रेंट एज पर द एरिया रेंट डिफाइन होता है, एंड क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर इतना सब, बिकॉज द पर्टिकुलर फंड मैनेजमेंट जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ऑब्वियसली इतने सालों की रिसर्च होती है कि किस तरीके से रेंटल्स होंगे, किस तरीके से उनके कैश फ्लोज फॉर्म होंगे, किस तरीके की प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन की संभावना है। सो काफी रिसर्च बेस्ड होता है। लेकिन फिर भी ये एक रिस्क हो ही जाता है कि अगर रेंटल्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, देन ऑब्वियसली मार्केट वॉलेटिलिटी तो मैंने बात की है, कुछ इंटरेस्ट रेट्स में फर्क पड़ जाए। अभी इंटरेस्ट रेट्स की फर्क तो सब जगह पड़ती है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट रिलेटेड सेक्टर में भी ये पड़ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई भी हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पकड़ ले रोहित, इट इज नेवर गोइंग टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे
तो आपको गारंटीड रिटर्न मिलने की संभावना है। हाँ, लॉन्ग टर्म आप पैसा रखेंगे, लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन डेफिनेटली आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे अच्छा है, 5 to 10% आप पोर्टफोलियो को रखें, बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी ना लें क्योंकि चलो अभी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपने इस तरीके के एक एसेट क्लास में डाल दिया। सो माइंडफुली एंटर करके एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो फॉर्म करें, ना कि कोर पोर्टफोलियो, एंड देन चुनाव करें कि तो जो भी एडिशनल वो जो अल्फा आपके पोर्टफोलियो को क्रिएट करेगा वो यहां से कर सकता है, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। हम अपना पोर्टफोलियो जब 100 रुपए लगाते हैं, हम स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर पूरा पोर्टफोलियो डिपेंडेंट नहीं रख सकते। जैसे आपने सब लार्ज कैप स्मॉल कैप तो डाल दिया, लेकिन इट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द मार्केट, राइट? तो हम साथ में इसके लिए गोल्ड सिल्वर तरीके के कमोडिटीज भी डालते हैं, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट। इट हैज इट्स अंडरलाइन, जिसकी अलग एक साइकिल है, अलग एक लॉजिक है। वैसे ही रीट की एक अलग लॉजिक चल रही है, उसके अंदर अंडरलाइन अलग है। सो ऐसे पोर्टफोलियो में आपको 5-10% इस तरीके के अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे शामिल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम इंटरनेशनल फंड्स भी बोलते हैं, वो भी आप 5 to 10%। सो 2 से 3 ऐसी कैटेगरीज हैं रोहित, जो पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है या वो एडिशनल अल्फा दे सकती है, बट यू शुड बी केयरफुल दैट वो आपके पोर्टफोलियो का कोर ना बने। दैट्स इट। एग्जैक्टली, यानी जोखिम तो हर चीज़ में होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जोखिम को सहन कर सकते हैं या नहीं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। मैम, एक चीज़ और मैं आपसे इसमें चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि अब जब इस चीज़ को देखने के बाद लोग सोचें कि शायद ये हम भी खरीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड में तो निवेश कर ही रहे हैं, चलो ये भी सही, पर क्या हाँ, ये सब के लिए बेहतर है? हर किसी के वो अपने पोर्टफोलियो में रीट म्यूचुअल फंड को ऐड ऑन करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, जो पहली बार निवेश कर रहा है, अगर हम ऐसे देखें कि अगर कोई पहली बार निवेश कर रहा है और हम उससे बात कर रहे हैं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट शुरुआत की है, तो हम उसको पहले तो एसआईपी के बात करते हैं कि आप एसआईपी से शुरू करें, ठीक है? आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें। मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि डे वन से आप एक रीट म्यूचुअल फंड शुरू कर लें या रीट म्यूचुअल फंड का इंडेक्स खरीद लें। इट इज लाइक हम कभी भी खाना खाएंगे तो हम बेसिक्स पहले खाएंगे, राइट? हम डायरेक्टली डिजर्ट ही नहीं खा लेंगे। तो डिजर्ट एक रीट का, मैं कहूंगी, फॉर्म करता है आपके पोर्टफोलियो में कि आप उस चीज को अपना खाना ना बनाइए। आप जो बेसिक स्टेपल है वो आप इक्विटी को ही रखें, क्योंकि इसमें जो हम कहते हैं ना, कोर पोर्टफोलियो जो है वो बिल्टअप करने के लिए आपको जो होना है पोर्टफोलियो में उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। सेकेंडली, आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में भी जब रीट को शामिल कर रहे हैं, आप उसकी परसेंटेज देखें, किस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हैं। आप एसआईपी के थ्रू भी ले सकते हैं, आप लमसम के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं। हाल ही में अभी एनएफओज भी चल रहे हैं रियलिटी इंडेक्स, रीट इंडेक्स के। जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन में, फ्लेक्सी कैप में भी रीट का एक पोर्शन है। टैक्सेशन, जैसे मैंने कहा, इक्विटी के हिसाब से है। अगर आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आप देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको इक्विटी के हिसाब से टैक्सेशन मिल रहा है। जो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम है वो अगेन एज पर स्लैब है। सो इन्वेस्टर लेवल पे मैं कहूंगी हमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन जस्ट बी केयरफुल कि इसको अपने पोर्टफोलियो का कोर ना बनाएं। दैट्स इट। ओके, चलिए, एक आखिरी सवाल और मैम, इस टॉपिक से जुड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बेसिक की अगर किसी के पास 50,000 से 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए मौजूद है अमाउंट, तो उसके लिए विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, रीट म्यूचुअल फंड और द इक्विटी म्यूचुअल फंड? मतलब इक्विटी के थ्रू जाना चाहिए या फिर ये, या फिर दोनों? तो अभी आप जस्ट आप कह ही रहे थे कि रखना बेटर है, बट कोई सेपरेटली जाना चाहे तो विच वन इज़ बेटर? सो अगर 1 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से 60-70% तक तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही डालना चाहिए, 70 to 80%। एंड रिमेनिंग आप रीट म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, इज व्हाट आई वुड प्रेफर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट के रीट म्यूचुअल फंड इज फॉर फर्स्ट टाइमर्स। मुझे लगता है एक्सपोजर फंड मैनेजर के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कौन से रीट में
परसेंटेज के हिसाब से कितना पैसा मुझे लगाना है, रेदर देन मैं डिसाइड करूं कि मैं एक पर्टिकुलर रीट खरीदूं। मैं उसको एक बंच ऑफ रीड्स खरीदने में मुझे लगता है वो एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, व्यू रादर देन अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज। मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ रीड्स देखती हूँ उसको। सो मुझे वो एक बेटर स्ट्रैटेजी लगती है। लेकिन अगेन, एवरीथिंग सेड एंड डन, रोहित, हम हमेशा रिस्क की बात पहले करते हैं निवेशक से, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। हम हमेशा जो भी चीजें या नया कोई इंट्रोडक्शन करते हैं ऑफ अ न्यू एसेट क्लास, या कभी कोई भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सब उसके जोखिम जो है, जिससे हमने जैसे बात की, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, आप इक्विटी डेट के हिसाब से किस तरीके के पोर्टफोलियो में हमारी टैक्स बैठ रही है, किस स्लैब पे है आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कोई लॉक इन तो नहीं आ रहा है इसमें, जो इसमें नहीं है ऑब्वियसली। सो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो फॉर्म करना है, ना कि हमें कोई कह दे और हम बस कर लें। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो, एसआईपी चल रही है, एंड अभी आप कह रहे हो कि चलो मुझे एक नया रीट इंडेक्स फंड में थोड़ा बहुत निवेश करना है, जैसे ₹1,00,000 की अभी बात की रोहित है, तो मैं पूरा ₹1,00,000 नहीं डालूंगी, मैं शायद उसमें से थोड़ा परसेंटेज शिफ्ट करके यहाँ डाल दूंगी, पर मेन परसेंटेज जो थोड़ा बहुत मेरा जो चल ही रहा है, आई विल कंटिन्यू विद दैट, दैट्स इट। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, रीट और रीट म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करते हैं, और अगर आपको निवेश करना है तो आपको क्या उसके अंदर समझने की ज़रूरत है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अगर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं लोगों के सवालों की तरफ। मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन सवाल जवाब से पहले हमेशा की तरह पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सवाल हम तक पहुंचेंगे कैसे। तो अब आपको एक स्क्रीन पर नंबर प्लेट दिखेगी, नंबर है 9311211874। इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। इसके अलावा ईमेल आईडी भी है एक, money9query@tv9.com। इसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल प्रायोरिटी के साथ लिए जा सकें, इसके लिए भी एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो कि है प्राइम मेंबरशिप का। इसमें इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है आप कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस रेंज में है, 179, 299 और 599। तो जो आपकी जेब को सूट करे वो आप लीजिए, और हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों को हम अपने गेस्ट के ज़रिए ले सकें और उनको प्रॉपर तरीके से आपको उसका हल दे सकें। चलिए, अब चलते हैं लोगों के पोर्टफोलियो की तरफ। पहला पोर्टफोलियो ले लेते हैं, कमलेश कुमार जी का है, दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। एनपीएस में ये मंथली 13,000 रुपये लगा रहे हैं, ये अलग से कंट्रीब्यूशन है इनका। उसके अलावा इनका एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप, इसके अंदर 1,000 रुपये लगा रहे हैं। कोटक कॉन्ट्रा फंड, इसमें भी 1,000 लगा रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 3,000 रुपये लगा रहे हैं। एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें भी 1,000 रुपये लगा रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में 2,000 लगा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स, इसमें भी 2,000 लगा रहे हैं। वाइटॉक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें 1,000 लगा रहे हैं। और द लास्ट वन एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, इसमें भी 1,000 रुपये लगा रहे हैं। तकरीबन 13,000 रुपये का निवेश सिप के जरिए भी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 3,58,000 है। सिप इन्होंने अक्टूबर 2024 में शुरू करी है। टाइम का होराइजन 20 साल का लेके चल रहे हैं, और रिटायरमेंट के लिए ये पैसा चाहिए, और तकरीबन 2 करोड़ कॉर्पस ये इसके ज़रिए जोड़ना चाह रहे हैं। सवाल देख लेते हैं, लिख रहे हैं, क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है, कोई फंड ऐड या रिमूव करना है, तो ये मैम से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बंद कर दिया जाए, ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये मैम से हम पूछेंगे कि ये इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड और कोटक कॉन्ट्रा को क्या करना चाहिए। परफॉर्मेंस आई थिंक इनको लग रहा है कि उसकी ठीक नहीं आ रही है, तो उस पर भी ये सजेशन चाह रहे हैं। तो मैम, ओवर टू यू। 3 क्वेश्चन हैं प्लस 2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड ये जोड़ना चाह रहे हैं इसके ज़रिए। 20 साल के टाइम होराइजन में पॉसिबल है या नहीं, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कमलेश, अच्छी बात है कि आपने आपके जो गोल्स हैं उसको सेट कर रखा है कि आपको किस तरीके से आपको पैसे चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, इन नेक्स्ट 20 ईयर्स 2 करोड़ आप चाहते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए, आपको रिटायरमेंट गोल सेट है, कितना अमाउंट चाहिए वो भी सेट है।
सो अगर पहले मैं उसी का कैलकुलेशन कर लूँ तो 2 करोड़ इन 20 ईयर्स, तो आपको एसआईपी अमाउंट होनी चाहिए आपकी अराउंड 20,000 के आसपास। लेकिन करंट एसआईपी आई थिंक आपकी अराउंड 14,000 के आसपास है। तो एसआईपी बढ़ाने की सलाह है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका एनपीएस में भी मंथली कंट्रीब्यूशन जा रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि उसमें भी आपका अंडरलाइन जो है उसमें आपने इक्विटी को ज्यादा परसेंटेज दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो भी आपको रिटायरमेंट के लिए वहां से भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं तो अच्छी ही बात है, क्योंकि 2 करोड़ की वैल्यू भी आफ्टर 20 ईयर्स वो कम ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और ये सब भी हम कंसिडर करना भूल जाते हैं काफी टाइम गोल प्लानिंग के बाद। तो ये ध्यान में रखते हुए एवरी ईयर डिलीजेंटली 10% से आप एसआईपी टॉपअप करते जाइए। अब जब मैं फंड्स की बात करूं तो आपने 9 फंड्स ले रखे हैं, डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, लेकिन इतने ज्यादा फंड्स ले रखे हैं, हजार 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 इस तरीके के आपने एसआईपी अमाउंट्स ले रखे हैं। सो मैं थोड़ा बहुत इसमें से कम करने की सलाह दूंगी। सबसे पहले तो आपने पराग पार एक फ्लेक्सी कैप ले रखा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा खासा वैल्यू स्ट्रैटेजी वाला फंड है, प्लस इंटरनेशनल भी आपको वहां पे मिल रहा है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है इसकी कैटेगरी में। कुछ टाइम के रिटर्न्स के वजह से आप उसको यू नो डिसीजन ना लें कि मैं इसमें से निकल रहा हूँ। एसआईपी जा रही है, अगर फंड में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं ड्यू टू रीजंस लाइक क्योंकि लार्ज कैप नहीं चल रहा है, वैल्यू स्ट्रैटेजी है, स्टॉक पिकिंग में अच्छे स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी तो मिलनी चाहिए। सो काफी सारे ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एसआईपी में आपको यूनिट्स भी मिल रहे हैं। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपका वैसे भी लॉन्ग टर्म होराइजन है, फंड स्ट्रैटेजी अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छे हैं, फंड हाउस अच्छा है, तो बाकी सब अच्छा है और उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया भी है। लेकिन वट एवर जो थोड़ी बहुत स्टॉक पिकिंग और मार्केट साइकिल चलती है नहीं चलती है, उस समय पे आपको थोड़ा बहुत फंड को वो हिट होता है। सो ये बात पकड़ के चलिए। सेम गोज विद कोटक कॉन्ट्रा ऑल्सो एंड आईसीआईसीआई लार्ज कैप ऑल्सो। हम देख रहे हैं क्लियरली लार्ज कैप स्पेस में कोई रिटर्न्स बने ही नहीं है इन लास्ट 2 ईयर्स अगर हम देख लें तो। सो उस चीज को अगर हम डिस्काउंट कर लें तो आप पराग पार एक फ्लेक्सी कंटिन्यू करें, आप कॉन्ट्रा कोटक कंटिन्यू कर सकते हैं, एचडीएफसी मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लार्ज कैप यू कैन डिसकंटिन्यू क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा है, ये सारे ऑप्शंस हैं। आपने नैस्डैक फंड ले रखा है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अगर आपको रखना है नैस्डैक 100 यू कैन कंटिन्यू। गोल्ड एंड सिल्वर एडलवाइज कंटिन्यू। मल्टी एसेट ऑल्सो इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इतने फंड्स को कंटिन्यू करें आप, लार्ज कैप एंड इमर्जिंग मार्केट्स को आप स्टॉप कर सकते हैं। मैंने 9 फंड्स में से 7 फंड्स कर दिए आपके, जिसमें से भी इंटरनेशनल है, गोल्ड एंड सिल्वर है, मल्टी एसेट। ये तीन तो डिफरेंट डिफरेंट आपके अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो गए। अब एसआईपी अमाउंट को इस तरीके से आप इक्वलाइज कर लें, किसी में 3,000 किसी में 1,000, ये सब ना करें, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो अमाउंट्स के हिसाब से भी उसको इक्वलाइज कर लें। बाकी अगर आप फ्यूचर में स्टेप अप भी कर रहे हैं, आप इन्हीं फंड्स में स्टेप अप कीजिए जी। ओके, तो कमलेश जी, उम्मीद है चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी कि अब आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। मैम ने आपको 2 फंड के लिए सलाह दी है, ये आप चाहें तो हटा सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट वाला। बाकी आप पराग पारिक और उसको लेके जो कन्फ्यूजन है कोटक वाला, वो ऐसे ही रहने दीजिए, बेहतर रहेगा। प्लस 10% स्टेप अप के लिए मैम ने आपको कहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये जो हज़ार हज़ार का हिसाब है, इसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है आपके आगे के लिए, ये सब बेहतर रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुमार ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। एज है इनकी 31, जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं। ओके, पिछले 2 साल से ये सिप कर रहे हैं और 13,500 रुपये महीना की इनकी एसआईपी चल रही है। देखते हैं कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 1,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 2,500 रुपये डाल रहे हैं इसमें। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2,500 इसमें भी डाल रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2,500 इसमें डाल रहे हैं। और द लास्ट एसबीआई चिल्ड्रन मैग्नम बेनिफिट फंड 5,000 रुपये इसमें डाल रहे हैं जी। अब एक बार देख लेते हैं ये लिख क्या रहे हैं। लिख रहे हैं कि 15 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं और 8 करोड़ रुपए ये इसके ज़रिए जमा करना चाह रहे हैं। और लिख रहे हैं कि 30,000 की एसआईपी कर सकता हूँ, ये और अभी 30,000 की एसआईपी कर सकते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस फंड में करनी चाहिए, तो वो हम मैडम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लिख रहे हैं 30,000 पर मंथ की सिप
कर सकता हूँ। ओके, ये तो इन्होंने इसमें मेंशन कर ही दिया है। इसके अलावा लिख रहे हैं 5 फंड जो सिप में चल रहे हैं वो रेगुलर फंड हैं, तो क्या मैं उनको बंद करके डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करूं? ये मतलब ऐसा ये सलाह मांग रहे हैं, करना चाहिए नहीं, ये एक बार समझेंगे। इसके अलावा ओके, मैं ज़मीन बेची है इन्होंने, 25 लाख रुपए इनके पास उस ज़मीन को बेच कर आए हैं, उसको भी ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या करें, कैसे करना चाहिए, वो भी ये समझना चाह रहे हैं। तो मैम ओवर टू यू। 5 फंड है पोर्टफोलियो में और 8 करोड़ जोड़ना चाह रहे हैं, 15 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है? और एक 30,000 अलग से ये सिप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? प्लस वो 25 लाख का क्या कहना चाहेंगी, उसके लिए भी क्या करना चाहिए? जी जी। सो ओम प्रकाश जी की आई थिंक उम्र अराउंड 31 की मेंशन की है जी इन्होंने। जी रोहित जी यंग जी इन्वेस्टर है, ठीक है। और इनके पास टाइम 15 साल के हिसाब से इन्होंने हमें बताया है इनका टारगेट जो 8 करोड़ का, जो काफी बड़ा अमाउंट है, एंड दैट टू इन 15 ईयर्स। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 15 ईयर्स में एक बड़ा खासा एक कॉर्पस चाहते हैं, तो अभी आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए जो समय मिलता है वो सिर्फ 15 साल मिलता है नॉर्मली। नहीं तो 25-30 साल के लिए जब हम रिटायरमेंट के लिए अमाउंट प्लानिंग करते हैं तो वो एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है कंपाउंडिंग के लिए। अगर वो पॉइंट में देखूं, और 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सॉरी 8 करोड़ का कॉर्पस जो मुझे 15 ईयर्स में चाहिए, तो अभी एटलीस्ट 1.6 लैक्स पर मंथ की एसआईपी इनकी होनी चाहिए एट 12% अजम्पशन रिटर्न। अभी इनकी एसआईपी है अराउंड मेरे ख्याल से 43,000, नहीं अराउंड 13,500, एंड 30,000 की वो एडिशनल ऐड करना चाहते हैं। 43,500 मैं समझती हूँ इज हिज एसआईपी। लेकिन इस एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने की सलाह देती हूँ। एटलीस्ट 1 लाख रुपीज की एसआईपी अगर ये कर सकते हैं विथ 10% स्टेप अप, तो पहुंच सकते हैं ये 8 करोड़ इन 15 ईयर्स। अगेन रिपीट करती हूँ, 1 लाख रुपीज की एसआईपी पर मंथ with 10% step up every year for next 15 years at 12% assumption return can reach a corpus of 7.5 to 8 CR। अगर ये 43,500 ही कर सकते हैं अभी, तो इन्हें अपना गोल थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया गोल्स के हिसाब से कैलकुलेशन। अब ये कह रहे हैं कि ये फंड्स ठीक है कि नहीं है, एंड ये डायरेक्ट में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है कि अगर आप अभी रेगुलर में कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि किसी के पास आपने सलाह ली होगी या किसी इंटरमीडियरी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो भी सिलेक्शन जो है एसबीआई के ही सारे फंड्स है। देर इज नो एएमसी डाइवर्सिफिकेशन क्लियरली। एंड अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास ये वाली एक्सपर्टीज भी नहीं है कि मुझे एएमसी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए टू मैनेज कि मैं किस तरीके से 5 फंड्स को फ्रेम करूं, तो डायरेक्ट आप ना जाए। अगर आप इसी जो अभी रेगुलर फंड है इसमें भी आपने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई सवाल नहीं किए, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है। अगर आप समझते हैं मार्केट को, सब थोड़ा टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको लगता है, देन ओनली इफ यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन डीआईवाई, तो ही आप डायरेक्ट जाएं। नहीं तो अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी पे पेशेंटली हैंडल कर रहा है, तो आप किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ही रहें, क्योंकि लंबा समय है, गोल भी काफी बड़ा है। तो ऐसे टाइम पे कोई गाइडेंस दे तो वो इजी हो जाता है रोहित हमारे लिए। अभी के लिए इनके पोर्टफोलियो को मैं देख रही हूँ तो मुझे चेंजेस डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि मैं एसबीआई के ही मिड, स्मॉल, मल्टी, एनर्जी, कॉन्ट्रा, चिल्ड्रन सारे फंड्स में नहीं डाल सकती। मैं इन्हें कहूंगी कि आप एसबीआई चिल्ड्रन में डेफिनेटली कंटिन्यू करें, क्योंकि वो एक क्लासिक फंड है। एंड रेगुलर एक्टिविटी में आप एसबीआई कॉन्ट्रा कंटिन्यू करें। लेकिन उसके अलावा जो फंड्स आपको आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए वो है एचएसबीसी मिड कैप फंड आप रख लें, बंधन स्मॉल कैप रख लें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रख लें, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट रख लें। बाकी जो है वैसे के वैसे कंटिन्यू करें। और जो 25 लाख है, अगर वो भी लंबे समय के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको, और आपको नियर टर्म में नहीं चाहिए वो, तो आप यही 5-6 फंड्स में उसको एसटीपी के जरिए नेक्स्ट 6 मंथ्स डाल दीजिए, ताकि वो भी आपको 8 करोड़ की जर्नी में काफी हेल्प करेगा।
एंड शायद 1 लाख की जगह आप 80,000 की एसआईपी भी करेंगे तो वो काम आपको वहां पे आ जाएगा. सो या दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर. ओके, तो ओम प्रकाश जी, जाहिर तौर पर आपका अभी जो 8 करोड़ का टारगेट है इससे तो नहीं होगा, बट जैसा कि मैम ने कहा इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी होगी. अभी आप हालांकि 30 + 13,500 यानी आप अच्छा खासा 40-45 हज़ार के आसपास का ये हिसाब बनता है. लेकिन 25 लाख वाला जो आपका हिसाब है वो भी इसमें ऐड ऑन कर दे तो 80 हज़ार तब भी आपको अभी हर महीने लगाना होगा, ताकि आप अपने जो ये 8 करोड़ के टारगेट के करीब पहुंच सकें. बाकी कुछ मैम ने सुझाव दिया है कि आप जो ये 5 फंड है उसमें से 2 को छोड़ के बाकी की जगह कुछ और ले सकते हैं, जैसे SBI कॉन्ट्रा और चिल्ड्रन, इनको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब आपको चेंज करने के लिए सुझाव दिया गया है. उम्मीद है आपके आगे की जर्नी अच्छी रहे. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और शैलेंद्र सिंह जी का सवाल ले लेते हैं. शैलेंद्र जी ने अपनी एज मेंशन नहीं की है, बाकी कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आइडिया नहीं, लेकिन इनका पोर्टफोलियो हमारे पास है. एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं. SBI कॉन्ट्रा में 2,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं, कोटक मल्टी कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं, HDFC मिड कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं और बंधन स्मॉल कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं. टोटल 6 फंड हैं जिसमें ये 2,000 रुपये लगा रहे हैं. तकरीबन 12,000 का ये हिसाब बनता है. और क्या क्या लिख रहे हैं एक बार देख लेते हैं. लिख रहे हैं, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, जनवरी 2025 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1 करोड़ का टारगेट है, पोर्टफोलियो वैल्यू अभी 3.5 लाख है, 12 साल इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, 10% का स्टेपअप भी करेंगे हर साल. फंड कैसे हैं और इस फंड में कोई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं. तो मैम ओवर टू यू, कैसा लग रहा है इनका ये ओवरऑल पोर्टफोलियो? हालांकि ये टारगेट कितना अचीवेबल है? टाइम जी होराइजन बिल्कुल. सिर्फ 12 साल का लेके चल रहे हैं. जी बिल्कुल. अगर हम 12 साल में 1 करोड़ की राशि देखें ना, तो टेक्निकली थोड़ा गैप है एसआईपी में. जो इनकी करंट एसआईपी आई थिंक अभी 30,000 की चल रही है. नहीं नहीं मैम, आई थिंक इन्होंने ये ऊपर गलत 12,000 की है, गलत लिखा है बारह इन्होंने. हजार की, राइट, क्योंकि जी उन्होंने ऊपर 30 लिखा है. जी लेकिन एट द सेम टाइम एसआईपी अमाउंट्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 एसआईपी है और 2-2 हजार की जी 6 एसआईपी है तो 12,000 लग रहे हैं. सो 12,000 के सामने अगर मैं देखूं 1 करोड़ इन नेक्स्ट 12 ईयर्स, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर 30,000 है जो इन्होंने आई थिंक गलती से मेंशन किया, या तो फिर ये फंड्स के नाम और ऐड करना भूल चुके हैं, या ये 30,000 की एसआईपी अगर इनकी है विथ 10% स्टेप अप एवरी ईयर, तो 1 CR इज पॉसिबल. तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग का एक कंफ्यूजन है. तो शैलेंद्र जी, अगर आप सवाल का जवाब बाद में आप देखेंगे जब शो, तो ध्यान में रखना कि अगर आपकी 12,000 की ही एसआईपी चल रही है तो देर इज अ गैप. आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा, या तो फिर गोल को थोड़ा बहुत पोस्टपोन करना होगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट. लेकिन अगर आपकी 30,000 की एसआईपी है तो आप 10% से स्टेप अप करेंगे डिलीजेंटली, तो आप 1 CR का पोर्टफोलियो बना सकते हैं इन नेक्स्ट 12 ईयर्स. फंड सिलेक्शन रोहित मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि एएमसी डाइवर्सिफिकेशन भी है एंड एट द सेम टाइम मार्केट कैप को भी पूरी तरीके से कवर किया. अगर हम देखें, कॉन्ट्रा आ गया है, फ्लेक्सी कैप आ गया है, मल्टी कैप आ गया है, लार्ज एंड मिड कैप आ गया है, ओनली मिड एंड स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड भी आ गया है. जितना मैं समझती हूँ कि इन्हें काफी अंडरस्टैंडिंग है फंड्स की या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की, तो उन्होंने अच्छी खासी उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है. अगर हम कहते हैं कि स्टेप अप करना है तो उन्हीं फंड्स में आप स्टेप अप करें, अलग से दूसरे कोई फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है. जी. जी ओके. तो शैलेंद्र जी, आपको आइडिया हो गया होगा, हालांकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें ज़रूर है क्योंकि 30,000 आप सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन जो फंड आपने मेंशन किए हैं वो सिर्फ 12,000 के हैं. मैम ने दोनों चीज़ें आपको क्लियर की हैं, किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं और कैसे नहीं. 12 में पॉसिबल नहीं है 1 करोड़, लेकिन 30 में 10% स्टेपअप के साथ आप डेफिनेटली 1 करोड़ के पास पहुंच सकते हैं. तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका कितने की सिप कर रहे हैं. 12 की कर रहे हैं तो फिर आपको और ज़्यादा इसमें बढ़ाना होगा, या फिर अपना जो ये टाइम होराइजन है इसको और बढ़ाना होगा. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आलोक कुमार जी का सवाल ले लेते हैं. यूपी लखनऊ से बिलोंग करते हैं. ओके, इन्होंने अपना पुराना और नया पोर्टफोलियो हमारे साथ साझा किया है. पुराने में कुछ चीज़ें जो ये कर रहे थे उसमें बदलाव है.
अब नए वाले में। तो पहले एक बार पुराना देख लेते हैं। ओल्ड पोर्टफोलियो में लिख रहे हैं टोटल सिर्फ 6200 रुपये की है, 10% की ये कर रहे थे। 18 से 20 साल का ये गोल लेके चल रहे हैं। पुराना पोर्टफोलियो जो है जिसमें निपॉन इंडिया में ये 1200 लगा रहे थे, HSBC मिड कैप में 1500, HDFC मिड कैप में 1000, बंधन स्मॉल कैप में 1000, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 1000 और एक्सिस वैल्यू फंड में 500। अब जो न्यू बनाया है सेम चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो की जो सिप की जो वैल्यू है वो अब 7000 रुपये महीना हो गई है। बाकी स्टेप अप और टाइम होराइजन सेम है। फंड कम हो गए हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2100 हो गए हैं जिसमें पहले 1200 थे। HSBC मिड कैप में 1400 हो गए हैं, इसमें पहले 1500 थे। और HDFC मिड कैप में 1400 हैं, उसमें पहले 1000 थे, इसमें बढ़ गए हैं। बंधन स्मॉल कैप में 2100 हो गए हैं जिसमें पहले 1000 थे। बाकी 2 एक्सिस और इन्वेस्को इन्होंने हटा दिए हैं। तो क्या इन्होंने सही किया है या नहीं किया है ये अब मैम के ज़रिए समझते हैं। ओवरऑल सिर्फ इनका यही है कि ये पोर्टफोलियो कैसा है और कुछ ठीक है या नहीं, इन्होंने जो किया वो ठीक है या नहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम ओवर टू यू। पुराना और नया दोनों आपके सामने हैं। इन्होंने जो किया वो सही किया या नहीं, और अभी जो है वो इनके लिए आगे कितना बढ़िया रहेगा? जी बिल्कुल रोहित, अगर हम देखें तो ओल्ड और न्यू में मुझे स्कीम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। निप्पॉन लार्ज उधर भी थी इधर भी थी, HSBC मिड कैप उधर भी थी इधर भी थी, HDFC मिड कैप उधर भी थी इधर भी थी, बंधन स्मॉल कैप उधर भी थी इधर भी थी। उधर सिर्फ इन्वेस्को स्मॉल और एक्सेस वैल्यू एडिशनल था जो इन्होंने बंद कर दिया है, विच इज ओके। और बाकी सब में उन्होंने अमाउंट्स चेंज कर दिए हैं, सो दैट इज ओके। सो अगर मैं आपका नया पोर्टफोलियो भी देखूं, मुझे ऐसे लगता है कि आप इनका टाइम होराइजन 20 साल का है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ निप्पॉन लार्ज कैप, मेरे हिसाब से आप निप्पॉन मल्टी कैप में जा सकते हैं रादर देन अ प्योर लार्ज कैप। दो मिड कैप्स की जरूरत नहीं है 4-5 पोर्टफोलियो में, HDFC एंड HSBC दोनों। तो मैं कहूंगी आप HDFC का फ्लेक्सी गैप ले लें और HSBC का मिड कैप रखें। बंधन स्मॉल कैप भले पड़ा है, एंड वैल्यू स्ट्रैटेजी अगर हमें ऐड करनी भी है तो आप DSP वैल्यू को देख सकते हैं। सो ये 5 फंड से आप आपका पोर्टफोलियो बनाइए। 18 से 20 साल जो आपका ये है, अगर आप 20 साल तक यही 7000 की SIP करेंगे तो आप आराम से 1.25-1.5 करोड़ के आसपास की राशि तक पहुंच जाएंगे। और स्टेप अप करेंगे तो और अच्छा अमाउंट बन जाएगा। लेकिन अमाउंट्स को मुझे नहीं लगता है आपको अलग अलग करने की जरूरत है। अगर मैं आपको 5 फंड्स बोल रही हूँ तो आप उसको 2,000 करके आप कर सकते हो। लेकिन 5 फंड्स है तो आप 1500 के भी फंड्स कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 4 या 5 फंड्स। एंड वैसे भी 20 साल के समय में हम थोड़ी ना 7000 के SIP पे रुकेंगे, हम तो SIP अमाउंट बढ़ाएंगे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। सो डेफिनेटली फंड सिलेक्शन सेम रहना चाहिए। बाकी अमाउंट्स जो आप उसमें एडअप करते रहिए। बाकी अलग अलग अमाउंट्स के जगह पे आप स्टैंडर्डाइज 5 SIPs में एक स्टैंडर्ड अमाउंट रख सकते हैं। सो वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन कहला जाएगा। जी ओके मैम, आपने इसमें कोई एड ऑन करा है क्योंकि 4 फंड न्यू वाले में है, आप यस, 5 कह रहे मैंने हैं विच? एक हाँ, मैंने 4 फंड्स में से ना, मैंने 2 मिड कैप था तो मैंने सिर्फ HSBC मिड कैप कंटिन्यू करने कहा, और मैंने HDFC मिड कैप की जगह पे कहा फ्लेक्सी कैप कर लो। ओके। और वैल्यू स्ट्रैटेजी अगर हमें ऐड करनी ही है इस पोर्टफोलियो में तो DSP वैल्यू, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी मिल जाएगा एंड वैल्यू स्ट्रैटेजी भी हो जाएगी, तो एक अलग डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा इन 4 के साथ साथ। ओके ओके। तो उम्मीद है आलोक जी आप समझ गए होंगे। नया भी ठीक है बट उसके अंदर भी थोड़ी सी बदलाव की गुंजाइश है, तो वो मैम ने आपको बताई है। उस हिसाब से आप आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आपके लिए आगे का समय बेहतर रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अभिषेक गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। इंदौर से बिलोंग करते हैं, 32 साल इनकी एज है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनका करंट जो पोर्टफोलियो है वो एक बार देख लेते हैं। बंधन स्मॉल कैप में 1500 रुपये महीना लगा रहे हैं। ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड है, 1000 रुपये लगा रहे हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप इसमें 2000 लगा रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 3000 रुपये लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 1000 रुपये लगा रहे हैं। SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इसके अंदर 2000 रुपये लगा रहे हैं। निपॉन सिल्वर ETF 500 रुपये लगा रहे हैं। निपॉन गोल्ड ETF 1000 रुपये लगा रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 इसके अंदर 1500 रुपये लगा रहे हैं। तो टोटल 9 फंड जिसके अंदर ये निवेश कर रहे हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 13,500 रुपये का ये इनका ओवरऑल हिसाब बन रहा है मंथली SIP का। 10% स्टेप अप भी करेंगे और
अभी जो इन्वेस्टमेंट इनका ओवरऑल हो गया है वो 3,40,000 का हो गया है। ओके, इसके अलावा ये क्रिप्टो में भी लगाते हैं, तो वो हालांकि 200 रुपये पर वीक लगाते हैं BTC और ETH, इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर 200 रुपये पर वीक लगाते हैं, इसे साइड कर देते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म का गोल लेके चल रहे हैं 15 से 20 साल का, और 5 करोड़ का ये कॉर्पस इसके ज़रिए चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल है या नहीं, ये मैम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको अभिषेक जी का पोर्टफोलियो? 9 फंड हैं इनके इसमें, और 5 करोड़ जैसा बड़ा गोल पॉसिबल है? हाँ, अगेन यंग इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा फंड्स हैं, सेक्टोरल बेट्स हैं, क्रिप्टो बेट्स हैं। सो काफी सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो रिस्क की तरफ ऑब्वियसली हाईलाइट कर रहा है। सो भले ही आप यंग इन्वेस्टर, आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेटर है अभिषेक, rather देन जस्ट फोमो वाली चीजों को हमारे पोर्टफोलियो में रखना। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो SIP आप बंद कर दें, बिकॉज यू डोंट वांट टू बेट। वो एक बेटिंग है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अंडरलाइन नहीं है। तो बस क्योंकि वो एक आपको यू नो ब्लड रश मिल रहा है वहां पे, और क्या पता कहीं रिटर्न्स दिख गए होंगे, इसके लिए आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग, वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको। उससे अच्छा आप गोल्ड में कर ले। आप ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर तो कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको बेटिंग लेनी है या इस तरीके की रिस्क लेनी है, आप कोई सेक्टोरल फंड में ले लें, ठीक है, रादर देन सच थिंग्स। पोर्टफोलियो में अगर मैं पहले गोल की बात करूं, 15 से 20 साल, देखिए आप कभी भी आप सवाल भेजते भी है ना, अगर आप 5 साल का डिफरेंस भेजते हैं तो सीधा का सीधा SIP अमाउंट आधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 साल के लिए मुझे 20,000 की SIP लगती है टू रीच अ गोल, तो 20 साल के लिए मुझे सीधी 10,000 की ही SIP लगेगी। यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम इनकी 13,500 की SIP है, हाँ, एंड एट द सेम टाइम ये 10% स्टेप अप करना भी चाहते हैं, 15 साल में अराउंड 1.2 करोड़ पहुंच पाएंगे, एंड 20 ईयर्स में अराउंड 2.5, मतलब 5 करोड़ का आधा ही गोल पहुंच पाएंगे। अगर आप 5 करोड़ की राशि चाहते हैं इन नेक्स्ट 20 ईयर्स विथ 10% स्टेप अप, तो आपका SIP अमाउंट 25,000 होना चाहिए, जो अभी गैप है। अगर ये गैप आप फिल कर पाते हैं, भले ही नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स वट एवर, तो आप पहले वो कर लीजिए। अगर नहीं तो आपको SIP अमाउंट थोड़ी बहुत, सॉरी, गोल को थोड़ा बहुत पोस्टपोन करना पड़ेगा, या जैसे आप SIP अमाउंट 25 तक पहुंच सकते हैं जितना जल्दी, उसको अमाउंट को आप 10% नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट से आप उसको आपको बढ़ानी होगी, जब तक आप 25,000 तक नहीं पहुंच जाते। अभी फंड्स, जैसे रोहित ने भी पॉइंट आउट किया, बहुत ज्यादा फंड्स हैं, तो मैं कट डाउन करूंगी। गोल्ड सिल्वर नैस्डैक अगेन एक अलग कैटेगरी हो जाती है कि चलो आपने डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ले लिया, गोल्ड सिल्वर ले लिया। अगर आप निफ्टी 50 वेट, इक्वल वेट ले रहे हैं, आपने HDFC फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, आप ग्रो बैंकिंग फाइनेंस भी ले रहे हैं, आप निफ्टी 500 का मोमेंटम 50 भी ले रहे हैं, आप काफी कहीं ना कहीं काफी ओवरलैपिंग कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। मिड एंड स्मॉल कैप में से स्मॉल कैप दिख रहा है मुझे, मिड कैप नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। ICICI प्रूडेंशियल का भी लार्ज एंड मिड कैप है। आई वुड सजेस्ट एक प्योर कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप रख लीजिए आप, या तो HSBC मिड कैप रख सकते हैं या कोटक मिड कैप। अगर आप फ्लेक्सी कैप रख रहे हैं तो बाकी सारी चीजों को आप डिस्काउंट कर लीजिए। यहाँ पे एक चॉइस बन जाती है, या हम SBI निफ्टी 50 रख लें, लार्ज एंड मिड कैप रख लें, या HDFC फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से आप कोई भी एक या दो फंड्स को कंटिन्यू करें। अगेन बैंकिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर क्योंकि सिक्लिकल है, आप थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं, जैसे वो सेक्टर मूवमेंट आएगी, लेकिन उसको 20 साल तक कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगेन मैं इसको कट डाउन करूं तो आप एक इंडेक्स फंड रखें, एक मिड कैप रखें, एक स्मॉल कैप रखें, एक चाहिए तो वैल्यू स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, एंड बाकी आपका गोल्ड सिल्वर एंड नैस्डैक। वैल्यू में आप ICICI का ही वैल्यू रख सकते हैं, एंड बाकी जो मैंने आपको कहा स्मॉल मिड एंड आपका जो गोल्ड सिल्वर है नैस्डैक है वो चल रहा है, वो लेट इट बी। एंड बाकी के जो है उसमें आप 4 फंड्स को ही कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी सब में कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभिषेक जी, आपको जाहिर तौर पर थोड़े ज़्यादा हैं तो उसमें कट डाउन करने की ज़रूरत है, तो जैसा मैम ने कहा उस हिसाब से आप इसमें स्ट्रैटेजी अपनी अपना सकते हैं। और रही बात 5 करोड़ के गोल की, तो वो अभी तो हाफ पर ही पहुंच रहे हैं,
तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी, थोड़े एफर्ट एक्स्ट्रा करने होंगे, देन डेफिनेटली आप उसके करीब भी पहुंच पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और विकास कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप, इसके अंदर ये 7,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। इन्वेस्को मिड कैप 9,000 रुपये लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप 5,000 रुपये लगा रहे हैं। एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड 3,000 रुपये लगा रहे हैं। और द लास्ट मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम फंड है, इसके अंदर ये 3,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। तकरीबन 32,000 रुपये महीने की एसआईपी अभी कर रहे हैं। ये तो इनका पोर्टफोलियो है, साथ में इन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भी साझा किया है। वो भी साथ के साथ मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें पराग पारिक है, 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। HSBC मल्टी कैप, इसमें 6,000 रुपये लगा रहे हैं। इन्वेस्को फोकस्ड फंड 2,000 रुपये लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू फंड 3,500 लगा रहे हैं। फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड 2,500 रुपये इसमें लगा रहे हैं। फ्रैंकलिन एशियन इसके अंदर 3,500 लगा रहे हैं। और क्वांट मल्टी एसेट फंड 5,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। ये एसआईपी 27,500 की बनती हैं। दो अलग अलग एसआईपीज़ हैं, ये दोनों के अलग अलग पोर्टफोलियो हैं और अलग अलग इसमें ये निवेश कर रहे हैं। मतलब मंथली अगर देखें तो 59,500 मंथली ये अभी एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं। और अब इनका टारगेट जो है अगले 10 साल में ये निवेशित जो रहेंगे 2 करोड़ रुपए इसके ज़रिए अगले 10 साल में ये बनाना चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल है या नहीं है और पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, ये एडवाइस के तौर पे जानना चाह रहे हैं। तो मैम ओवर टू यू। पहले विकास जी का पोर्टफोलियो है, देन उनका वाइफ का पोर्टफोलियो है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग एसआईपीज़ हैं। कैसा लग रहा है, क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या बदलाव कर सकते हैं और 2 करोड़ 10 साल में दोनों को मिला के पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल तो है विकास, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा फंड्स को पोर्टफोलियो में ना रखें। अगर हम देखें तो 13 फंड्स हैं, भले ही 2 लोग हैं, लेकिन 13 फंड्स इज टू मच। पहले गोल देख लेते हैं। अगर 10 साल में मुझे 2 करोड़ जुटाने हैं तो टेक्निकली एसआईपी जो है वो 87,000 के आसपास की मुझे चाहिए, 12% अजम्पशन पे अगर चले तो। करंट एसआईपी इनकी 60,000 के आसपास है, 59,500। लेकिन अगर ये डिलीजेंटली हर साल 10% से स्टेप अप कर सकते हैं दोनों ही पोर्टफोलियोज में, देन 2 करोड़ की राशि तक पहुंच जाएंगे। देन एसआईपी अमाउंट इनकी ठीक है। सो एक ये स्ट्रेस निकल गया, 2 करोड़ तक आप पहुंच जाएंगे। अब दूसरी चीज है कि फंड्स में मैं आपको बता दूं, आपके जो खुद का पोर्टफोलियो है विकास जी, उसमें आप लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्को मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, लार्ज मिड, मिड स्मॉल कंटिन्यू कर सकते हैं। अज्यूमिंग आप यंग इन्वेस्टर हैं, रिस्क आपका अकॉर्डिंगली आपने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम वाइफ का भी आपको रिस्क एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि काफी टाइम वो रिस्क नहीं उठा सकती, उनको पैनिक हो सकता है कि वॉलेटाइल मार्केट्स में अगर वो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस नहीं देता है तो लोग एसआईपी बंद भी कर देते हैं। तो अगर आप एसआईपी बंद करेंगे तो रिटर्न्स कैसे आएंगे, कंपाउंडिंग जर्नी पूरी हैम्पर हो जाएगी। सो ये 2-3 बातें ध्यान में रख के पोर्टफोलियो फॉर्म करना है। वाइफ में पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है, सो वो वहां पे टेक केयर कर रहा है। एचएसबीसी मल्टी कैप है, सो वो भी टेक केयर कर रहा है। इन्वेस्को फोकस्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड फंड, सो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर हमें एक इंटरनेशनल बेट लेना है तो फ्रैंकलिन एशियन का हम इन्वेस्टमेंट इसमें पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मोमेंटम है, टेक्नोलॉजी है, एनहांस्ड वैल्यू है, ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि टू मच ऑफ एडिशनल फंड्स हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम टू मच ऑफ रिस्क फैक्टर भी आ जाएगा। मोमेंटम नॉट फॉर एवरी साइकिल, ठीक है। तो अभी जैसे हम देख रहे थे इतने टाइम से मोमेंटम चल ही नहीं रहा था मार्केट की, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही थी। सो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसमें एसआईपी करके जब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तब वही निराशा होगी, ठीक है। आप मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ गोल्ड सिल्वर एक्सपोजर ऑल्सो। लेकिन जैसे मैंने कहा 3 फंड्स आपके इसमें, 4 फंड्स वाइफ के इसमें, ज्यादा से ज्यादा आपका दोनों का मिला के 7 फंड्स रखेंगे, 6 या 7 फंड्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड मल्टी एसेट में जैसे जो आ गया इन इंटरनेशनल। बाकी सब जो भी है वो एडिशनल रिस्क लेने के, एडिशनल अल्फा लेने के चक्कर में पोर्टफोलियो में
अननेसेसरी इतना सब एक्सपोजर आप ना दें। बाकी भी गोल्स होंगे, बाकी दूसरी सारी चीजें भी होंगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो को प्लान करने की जरूरत है। एंड ये गोल तक पहुंच जाएंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 10% से स्टेप अप करते रहिए जी। ओके। तो विकास जी, डेफिनेटली आपका और आपकी वाइफ का जो दोनों का ही पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा कट डाउन करना होगा। अभी ओवरऑल थोड़े ज़्यादा हैं, कुछ फंड मैम ने हटाने के लिए आपको सुझाव दिया है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। रही बात आपके 2 करोड़ के गोल की, तो डेफिनेटली वो पूरा हो सकता है, लेकिन स्टेप अप के साथ, तो ये ज़रूरी है, वो भी करते रहिएगा, तो आपके लिए आगे का जो जर्नी है वो बेहतर रहेगी। आज का एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, फिर शो को वाइंड अप करने के लिए तरफ बढ़ेंगे। और ये जो सवाल है आखिरी, ये हमारे जो लाइव इस समय दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आया हुआ है। इनका नाम यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं है, स्पोर्ट स्प्रिट आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लिखा हुआ है। 20 साल के हैं ये, काफ़ी यंग है अभी तक जितने पोर्टफोलियो देखे हैं उनमें, और 5% का स्टेप अप करेंगे, सबसे ऊपर की लाइन में इन्होंने यही मेंशन किया है। देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1500 रुपये लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1500 इसमें लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप 1500 इसमें लगा रहे हैं। इसके अलावा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 1000 इसमें लगा रहे हैं। कोटक मल्टी कैप 1000 इसमें लगा रहे हैं, और इन्वेस्को स्मॉल कैप में भी 1000 लगा रहे हैं। तकरीबन ये हिसाब 7500 रुपये महीने का बनता है। तो बस सवाल, हालांकि इन्होंने ज़्यादा कुछ खास मेंशन इसमें नहीं किया है, बट मैम पोर्टफोलियो आपके सामने है, कैसा लग रहा है और इसमें क्या कुछ गुंजाइश है बदलने की, अगर कुछ लगती है तो वो बताएं, और कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो जितना मैंने रजिस्टर किया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्को स्मॉल, कोटक मल्टी, सो मल्टी स्मॉल एंड फ्लेक्सी ये तीनों कंटिन्यू कर सकते हैं। मिड कैप में मोतीलाल मिड कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का अगर इनका होराइजन है, और अगर ये रिस्क ले सकते हैं, नॉट अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। लार्ज एंड मिड कैप की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मिड स्मॉल मल्टी फ्लेक्सी बस हो गया, 4 फंड्स काफी है। चार भी नहीं, अभी आप इनिशियली अगर 3 फंड से भी शुरू करेंगे ना, मिड स्मॉल एंड फ्लेक्सी, तो भी काफी है। 5% से अगर ये बढ़ाना चाहते हैं, 7500 की एसआईपी है। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन इन्होंने मेंशन किया है रोहित, कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है इनको? नहीं मैम, इसमें ये तो मेंशन इन्होंने नहीं किया है, बट अगर 20 साल के हैं तो एटलीस्ट 15-20 साल की तो होगी ही। तो अगर हम इनका 20 ईयर्स का भी देखें, 12% पे, अगर ये 5% से 12% रिटर्न अजम्पशन पे, अगर ये 5% से एवरी ईयर एसआईपी बढ़ाएंगे 7500 की, तो इनका अमाउंट बनेगा आराम से अराउंड 95 लाख बन जाएगा। मतलब आराम से अराउंड 1 करोड़ की राशि तक पहुंच जाएंगे 7500 की एसआईपी से 20 साल में, अगर 5% से आप उसको स्टेप अप करते जाएंगे तो। ओके, तो अभी के लिए इसको 3 एसआईपी काफी है। ओके 2,500 की 3 एसआईपी कर ले, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। ओके। तो जाहिर है आप लाइव हैं इस समय, तो आप समझ गए होंगे, अभी थोड़े से ज़्यादा हैं, इसको 3 SIP पे ले आइए 2,500 की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, एंड डेफिनेटली आप अच्छा खासा इसके ज़रिए कॉर्पस भी जोड़ पाएंगे। तो आपकी आगे की जर्नी अच्छी रहे, यही हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला यहीं थामने का वक्त आ गया है और शो को वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। तो मैम, आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, और डेफिनेटली आज का जो टॉपिक था वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग भी था, और बहुत लोगों को शायद उसकी समझ नहीं होगी और निवेश करते जा रहे होंगे। आज जी आपने बहुत चीज़ें रोहित, एक क्लियर चीज की। यहाँ पे कहना चाहूंगी, जी जस्ट टू क्लेरिफाई। जो टैक्सेशन की हमने बात की, जहाँ पे मैंने जी कहा कि देयर आर मेनी सोर्सेस, अलग अलग इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। सो एक चीज यहाँ पे हाईलाइटिंग थी, रीट जो है, जो आप डायरेक्ट रीट खरीदेंगे इंडेक्स, जी ठीक है, उसमें लिस्टेड होगा वो, तो वो 12 मंथ्स के अंदर इट विल बी टैक्स्ड एज शॉर्ट टर्म के हिसाब से, एंड 12 मंथ्स एंड ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो 12.5%, 1,25,000 एज पर जो इक्विटी टैक्सेशन है वैसे। लेकिन जो आपके कंपोनेंट्स है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जैसे मैंने कहा, वो स्लैब के हिसाब से। लेकिन जो रीट म्यूचुअल फंड है, जो हम अभी रीट म्यूचुअल फंड का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें 65% इक्विटी एलोकेशन मीट करना जरूरी है, एंड उस हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो टैक्सेशन है वो डिसाइड होगा। लेकिन होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है उधर। सो ये एक डिफरेंशिएटर है, जो आई थिंक मैंने वो पॉइंट वहां पे डिफरेंशिएटर मिस आउट कर दिया था, कि जी। वहां पे 12 मंथ्स है, एंड म्यूचुअल फंड में इट इज 24 मंथ्स। ओके, ग्रेट। तो
थैंक्स मैम, आपने काफ़ी कुछ और क्लैरिफाई कर दिया है। टैक्स को लेकर भी ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी। तो मुझे उम्मीद है जो दर्शक देख रहे हैं या जो बाद में इस लाइव को दोबारा देखेंगे, उनको अब अगर इसमें निवेश करना है या इसके ज़रिए निवेश करना है तो काफ़ी कुछ सोच समझ कर करेंगे। चीज़ें क्लियर हो गई हैं इसके ज़रिए, और उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ पूजा भिंडे जी, जिन्होंने आज आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं कि कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो को ठीक करना है, प्लस जो रीट एंड रीट म्यूचुअल फंड है उसमें अंतर क्या है, अगर निवेश करना है तो कैसे करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको मैनेज करना है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपको उसके लिए अपनानी होगी, पोर्टफोलियो में उसका कितना एक्युमुलेशन होना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने आपको आज क्लियर किया है। तो अगर निवेश करने की सोचें तो थोड़ा इस चीज़ को रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके निवेश करने से पहले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।